गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि बेटा हम लोग हेलोरीन्स पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने प्रिपरेशन मेथड नंबर 1 यानी कि बेंजीन से हम लोगों ने हेलोरीन्स बनाना सीख लिया था। ठीक है ना। आज हम सीखने जा रहे हैं सेकेंड मेथड या उसके आगे के। ठीक है बेटा। कुछ मतलब रूम में कंस्ट्रक्शन की वजह से हमने जो है वीडियो अपलोड नहीं किए उस दिन, और संडे को भी नहीं किए, तो ये लॉन्ग वीडियो होने वाली है बेटा। ठीक है ना। तो धैर्य से आप लोग देखो और हर एक चीज़ को नोट करते रहो। मैकेनिज्म मैंने इसमें इस बार इसी इसी लेक्चर में मैंने हर चीज़ मैकेनिज्म बता रखी है, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से मैकेनिज्म इस जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो जो मैंने सेपरेट कॉपी बनवाई थी उसमें आप लिख सकते हो, नहीं तो अगर इसी में लिखना चाहते हो तो आप इसी में लिख सकते हो। ओके बेटा। तो मैकेनिज्म समझते रहिए, क्योंकि मैकेनिज्म अगर आपको एक बार समझ में आ गए तो आपको ऑर्गेनिक बहुत आसान लगेगी, और बहुत आसान है भी अगर आपको पीछे के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। ठीक है बेटा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे करते रहिए। ठीक है। और जो डाउट आ रहे हैं वो पूछते रहिए। एनसीईआरटी तो लगा लीजिए बेटा, एनसीईआरटी पूरे क्वेश्चन सब हो जाने चाहिए, क्योंकि ये आई थिंक मेरे हिसाब से सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है बेटा। तो क्या करना है कि आपको तैयारी कर देनी है और एनसीईआरटी लगाते रहना है। ठीक है बेटा। तो आप सेकेंड जो है सेकेंड प्रिपरेशन मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा क्या, प्रिपरेशन फ्रॉम टोल्यून, या फ्रॉम टोल्यून लिख दो बेटा, फ्रॉम टोल्यून। फ्रॉम टोल्यून। तो देखो टोल्यून से कैसे बना, टोल्यून को क्या कहते हैं पहले देख लो। ये है टोल्यून। ठीक है बेटा। या इसका आईयूपीएसी नाम, तो इसका कॉमन नेम तो क्या है बेटा, कॉमन नेम है टोल्यून, और आईयूपीएसी नेम है मेथाइल बेंजीन। ठीक है। तो आप इसको इससे कैसे बनाओगे, देखो इसको पहले क्या करोगे, इसमें दो मेथड्स होते हैं। एक तो जैसे कि मैंने बता रखा है बेटा FeCl3, और डार्क होना चाहिए, मतलब आप सनलाइट या सनलाइट की एब्सेंस में डार्क वही चीज होती है, मतलब आपको सनलाइट एब्सेंट रखनी है। और अगर आपने सनलाइट ले लिया, ठीक है ना, बना क्या रहो बेटा, हेलोजनेशन, तो हेलोजनेशन कराना पड़ेगा, जहाँ पे X क्या है, Cl और Br है। ठीक है बेटा। ये चीज तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा CH3X and CH3X, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मेथाइल क्लोरोबेंजीन बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आपको पता है कि सनलाइट क्या करेगा, सनलाइट क्या करता है बेटा बता दो। सनलाइट मेथेन में क्लोरीनेशन कैसे होती है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। तो यहाँ पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे तो क्योंकि ये सनलाइट फ्री रेडिकल नहीं कर पाएगी, बट यहाँ पे कर लेगी। यहाँ पे CH2Cl बनेगा एंड CHCl2 बनेगा। और क्या बनेगा बेटा, मिक्सचर बेसिकली बन जाएगा। CCl3, ये चीजें बनेगी। ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एब्सेंस में कराओगे तो क्या बनेगा, और प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बनेगा। ठीक है बेटा। ध्यान तरीके से लिखना है, आपको ध्यान से लिखना है ये सब चीजें। ओके। तो इसकी इनकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं कि देखो सबसे पहले हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है टोल्यून का बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
ऑफ टोल्यूइन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ टोल्यूइन क्या होगा? बता दो। आपको पता है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मैंने बहुत सारी चीजें सिखा रखी है रेजोनेटिंग में, पहले ही दिन से रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनवा रखे हैं। क्या होगा बेटा बताओ। आपको पता है कि ये जो आई है ये क्या है, प्लस आई शो करता है, तो ये CH3 प्लस आई शो करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला है तो क्या होगा बेटा इसका, ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा, इस तरफ ऐसे टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा बेटा CH3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा क्रिएट होगी, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने ऐसे लिख दिया, डबल बॉन्ड आप लगा सकते हो, मैंने ऐसे लिखा बेटा, ये समझ लो ना कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार्ज है, ओके, ये चार्ज मैंने हाइपोथेटिकल माने हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यही यही चार्ज आएगा, बना के देख लो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है पैरा पोजीशन। इतनी बात समझ गए ना बेटा, आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, एक बार बना के देख लो, ओके। तो मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग इसकी, डार्क में किस तरीके से होती है रिएक्शन, ओके बेटा। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। आपको पता है बेटा कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है CH3 प्लस Cl2 गिव्स FeCl3, डार्क लिखा रहता है यहाँ पे, डार्क मतलब सन की एब्सेंस में, ठीक है ना। तो ये ऑर्थो एंड पैरा पे बनता है, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन एंड पैराक्लोरोटोल्यूइन, ठीक है ना, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, याद रखना। ये है ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, ये है बेटा पैराक्लोरोटोल्यूइन, ठीक है ना। तो इसकी मैकेनिज्म देखो किस तरीके से होगी बेटा, देखो स्टेप नंबर फर्स्ट जो FeCl3 है उस पे जो है Cl2 अटैक करेगा और बना लेगा क्या, FeCl4 माइनस और Cl प्लस, ओके। अब स्टेप नंबर 2 जो आएगा बेटा वो क्या आएगा बताओ। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि ये जो टोल्यूइन है इस पे कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो गई थी बेटा, एक तो यहाँ क्रिएट हुई थी और एक यहाँ क्रिएट हुई थी, बोलो यहाँ, यह तो ऑर्थो पोजीशन ही है, ठीक है। तो ये जो प्लस वाला क्लोरीन है इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं, वो कहाँ अटैक करेगा, या तो यहाँ करेगा फर्स्ट पे, या तो कहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यानी दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं बेटा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। तो क्या बनेगा बेटा, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन बन गई प्लस एंड पैराक्लोरोटोल्यूइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें मेजर कौन सा बनेगा बेटा, ये जो है ये माइनर बनेगा, क्यों बनेगा माइनर, और ये मेजर बनेगा, क्योंकि आपको पता है बेटा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस CH3 का ज्यादा होगा ना, जिसकी वजह से अटैकिंग यहाँ पे कम हो पाएगी थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं मेजर और माइनर, ओके। तो ये था मैकेनिज्म जिसमें क्या था, टोल्यूइन से आप कैसे हैलोजन बनाओगे। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो कौन सा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, याद रखना, ओके। ये क्यों आया, कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बेटा,
यहाँ अटैकिंग होगी तो ये तो जुड़ जाएगा लेकिन ये हट जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ये पूरी मैकेनिज्म मैंने नहीं बताई है, ठीक है, चाहे तो बता दे रहे हैं। इतना समझ गए ना, इतना प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ यहाँ करके, क्योंकि ये क्या होगा कुछ मैकेनिज्म में देखो क्या हो, बता ही दे रहे हैं। यहाँ पे हाँ, ये जो है स्टेप नंबर सेकेंड में ही मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा। स्टेप नंबर सेकेंड में जो है टोल्यून जो है बेटा वो क्या होगी, यहाँ पे Cl प्लस जो है अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, अटैक कर दिया तो ये क्या बना दिया बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा किस तरफ, इस तरफ टूट जाएगा ना बेटा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये तो क्या बन जाएगा Cl आ गया, लेकिन यहाँ पे प्लस आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। और यहाँ तो हाइड्रोजन था ही, ये हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा बोलो, ये हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, खुद प्लस में चला जाएगा और ये प्लस माइनस बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर अटैक करेगा तो ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन होगी। और स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा बेटा, स्टेप नंबर थर्ड में इसके आगे ही लिख सकते हो आप, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड में जो H प्लस आया था वो फिर से FeCl4 पे माइनस पे अटैक करेगा बेटा, और HCl अलग होके FeCl3 जो कैटलिस्ट है वो अलग हो जाएगा। ये कैटलिस्ट था बेटा, कैटलिस्ट का काम केवल क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट, मतलब रिएक्शन की रेट को घटा या बढ़ा देना, तो बढ़ गई रेट और खुद अलग हो गया, वो कैटलिस्ट होते हैं, ये साइड प्रोडक्ट बनेगा HCl, ठीक है ना। ओके बेटा, तो ये मैकेनिज्म थी जिसकी वजह से आप हेलो अरेंज बना सकते थे, और ये मैकेनिज्म किसके बेसिस के अकॉर्डिंग थी, ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। चलो, मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट हो गई थी, फिर मैकेनिज्म नंबर सेकेंड में क्या होगा, जहाँ पे आप क्या कर रहे थे, टोल्यून का जो है, टोल्यून में आप क्या कर रहे थे, सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे थे ना बेटा। अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराओगे या हाइड्रोजनेशन कराओगे, हाइड्रोजनेशन मतलब Cl या तो Br, ठीक है, और HNu, तो आपको पता है HNu आएगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगी, फ्री रेडिकल होगा यहाँ पे, तो फ्री रेडिकल के लिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, बोलो बेटा। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी है। यहाँ पे sp3 है क्या, यहाँ पे ये तो sp2 है बेटा, ये सारे sp2 है लेकिन यहाँ पे sp3 है, तो यानी कि यहीं पे क्या होगी, अटैकिंग होगी, और तब तक होगी रहेगी जब तक यहाँ पे क्या ना हो जाए बेटा, बोलो, यहाँ पे क्या ना हो जाए, यहाँ पे मतलब सारे एक्स ना आ जाए, मतलब सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करोगे आप, स्टेप नंबर फर्स्ट एक्स जो है बेटा वो फ्री रेडिकली टूटेगा ड्यू टू सनलाइट, 2x बन जाएगा, ठीक है ना। आप इसको बार बार लिख सकते हो, इसको बोलते हैं चैन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। अब स्टेप नंबर सेकेंड में क्या होगा, ये चैन इनिशिएशन स्टेप में जो टोल्यून है बेटा वो अटैक कर देगी, ये भी टूटेगा, अटैक कर देगा जो है x यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा CH2x प्लस HX अलग हो जाएगा,
ठीक है। तो ये जो है ये कब तक होती रहेगी रिएक्शन बेटा, जब तक क्या ना हो जाए, बोलो, जब तक X2 हट ना, मतलब पूरे H हट ना जाए, ठीक है ना। तो ये साइड प्रोडक्ट बनता रहेगा। तो आप इसे ऐसे लिख देना कि एंड्स ऑन, ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक हाइड्रोजन ना हट जाए। यानी कि जो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे बेटा वो कौन कौन से होंगे, प्रोडक्ट्स बता दो। CH2Cl, और कौन सा बनेगा, CHCl2 एंड CCl3। ओके, तो इस तरीके से इतने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको ये याद रखना, मैकेनिज्म भी ज्यादा से नहीं याद रखना है कि क्या बनेगा। ओके बेटा, तो देख रहे हो कि अगर सनलाइट में आप करा दे रहे हो तो क्या प्रोडक्ट बन जा रहा है, अगर आप सनलाइट की एब्सेंस में करा दे रहे हो तो क्या बन जाएगा। ओके बेटा, अब है नेक्स्ट है फ्रॉम सैंडमेयर इक्वेशन, फ्रॉम सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये आई थिंक थर्ड प्रॉपर्टी होगी, टोल्यून से हो गया, हाँ ठीक, सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, सैंडमेयर रिएक्शन से पहले आप डेफिनेशन लिख लो। लिखो बेटा, व्हेन अमाइन ग्रुप ऑफ NH2 इज, व्हेन अमाइन ग्रुप ऑफ, व्हेन अमाइन ग्रुप, या लिख के दे रहे हैं, व्हेन अमाइन ग्रुप ऑफ, अमाइन ग्रुप कौन सा होता है बेटा, NH2 is replaced by Cl, Br और CN9, ठीक है ना बेटा। ये इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट। कॉपर सॉल्ट क्या होता है बेटा, जैसे कॉपर सॉल्ट को ब्रेकर में लिख लो CuX और Cu2X2, दोनों चीजें, जहां पे X क्या हो सकता है बेटा, क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो, ठीक है ये, एंड हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड, और हैलोजन एसिड क्या होते हैं बेटा, हैलोजन एसिड तो HX होते हैं। यहाँ भी HX क्या हो सकता है, X क्या हो सकता है बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पे बेटा मैं जो है X बराबर F को निगलेक्ट कर रहा हूँ। मैं रीजन बताऊंगा क्यों निगलेक्ट कर रहा हूँ, आपको जो है तरीके से चीजें लिखनी है कि when amine group of NH2 is replaced by Cl, Br, Cn in presence of copper salt and halogen acid। कॉपर सॉल्ट क्या होता है, या तो आप CuX ले लो या तो Cu2X2 ले लो, ठीक है ना। एंड हैलोजन एसिड क्या हो सकते हैं, HX, ये वाली चीज है। ओके बेटा, ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं। ये हो गई सैंडमेयर रिएक्शन। क्या सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा, अमाइन ग्रुप जो होगा बेटा उसको रिप्लेस करना है Cl, Br, Cn से इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट एंड हैलोजन एसिड, ठीक है ना। देखो बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन जो है में डायरेक्ट अमाइन ग्रुप से रिएक्शन नहीं होती है। जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा कि ये जो लिखा हुआ है NH2, ओके, ये जो लिखा है NH2 और CuCl, Cu2Cl2, या हम HCl ले लेते हैं, ओके, तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है बेटा।
ओके, ये रिएक्शन होती ही नहीं है। पहले आपको डाई एजोनियम साल्ट बनाना पड़ता है, डाई एजोनियम सॉल्ट, ये बनाना पड़ता है। कि कैसे बनाओगे, ये एनिलीन से बनाया जाता है, इसीलिए आपको बताया गया है कि इसको रिप्लेस करना। यानी डाइजोनियम सॉल्ट जो बनेगा बेटा वो एनिलीन से ही बनेगा। इसको बोलते हैं एराइलमाइन, एराइलमाइन या एनिलीन या एराइलमाइन। एमाइन ग्रुप लगा तो इसलिए एराइल, एराइल तो बेंजीन रिंग को कहते हैं एराइल, और एमाइन तो आपको पता ही है, और कॉमन नेम इसका क्या है बेटा, एनिलीन है। ठीक है, इसको जब ट्रीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, बोलो Na2 प्लस HX की प्रेजेंस में, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। नहीं तो अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है बेटा। ये बनेगा डाइएजोनियम सॉल्ट N2X, ये माइनस आएगा और ये प्लस आ जाता है। ठीक है, ओके, ये डाइएजोनियम सॉल्ट है। क्या बोलेंगे इसको, डाइएजोनियम सॉल्ट। इसकी पूरी मैकेनिज्म बेटा जब हम तुमको अमाइन पढ़ाएंगे ना, तब वहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है, वहाँ पे इजीली मैं आपको पूरा मैकेनिज्म के साथ समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि पहले तो आपको ये समझ लेना है कि डायरेक्ट जो है अमाइन रिप्लेस नहीं होती, पहले डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। ओके, जहाँ पे X क्या है बेटा, X है क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बन गया ना बेटा। अब ये जो है जो आपको बनाना है, जैसे आपको क्या बनाना है, हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आपको जो सॉल्ट कॉपर का जो लेना पड़ेगा बेटा, वो कैसा लेने पड़ेगा बताओ मुझे। वो कॉपर सॉल्ट लेना पड़ेगा, कौन सा, CuCl और HCl। तब ये बन जाएगा क्या बेटा, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है ना, ये बनेगा। N2 गैस होती है बेटा, ये बन जाएगा। ठीक है, HCl का हटा दो, ये लिख दो कि ये बनेगी चीजें जो आपको प्रोडक्ट चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर आपको ब्रोमो चाहिए तो Cu क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, CuBr कॉमा कॉमा क्या बेटा, HBr। सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी Br। ठीक है ना, प्लस N2 ये। लेकिन देखो बेटा, अब आयोडीन बनाने के लिए और फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, जैसे आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना तो CuF और HF ले सकते हो, तो ये नहीं बनता है, नो रिएक्शन। इसका रीजन क्या है कि फ्लोरोबेंजीन क्यों नहीं बन रही, फ्लोरोबेंजीन इसलिए नहीं बन रही क्योंकि तो पहले तो इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल की वजह से होंगे, एंड जो इसके प्रोडक्ट बनेंगे वो एक्सप्लोसिव होते हैं बेटा। डायरेक्ट आप क्या करा दो, इतनी हीट रिलीज होती है कि एक्सप्लोजन के चांसेस रहते हैं, इसीलिए इस मेथड से हम लोग फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाएंगे। बट आयोडोबेंजीन आप बना सकते हो। आपको पता है कि आयोडोबेंजीन में कैटलिस्ट की कोई जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि आयोडीन क्या होता है, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट को आयोडोबेंजीन से क्या करोगे बेटा, हीट करोगे, तो ये बन जाएगी क्या, I प्लस N2। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट क्यों नहीं लिया बेटा, यहाँ पे केवल आयोडीन ही क्यों लिया, KI क्यों लिया, रीजन बताओ बेटा। रीजन इसलिए तुमको पता है कि आयोडीन जो है F- Cl- Br- और आयो माइनस,
आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल आई बहुत ही अच्छा होता है, इतना अच्छा होगा। और तुमको कैटलिस्ट का काम क्या है कि रिएक्शन को इजीली करा देना। अब जब आयोडीन इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो उसमें कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने Cu नहीं लिया है। तो सैंडमैन रिएक्शन से आप क्या कर सकते हो बेटा, बताओ बोलो। सैंडमैन रिएक्शन से आप क्या बना सकते हो? सैंडमैन रिएक्शन से फ्लोरो क्लोरो आयोडो बना सकते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयोडो बना सकते हो, बट फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हो। उसका रीजन ये है कि जो फ्लोरोबेंजीन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होंगे उसके कंपाउंड। अगर बनेंगे, दूसरी बात इस मेथड से उसके जो कंपाउंड होते हैं वो जब रिएक्शन होती है वो इतनी जो है हीट रिलीज होती है एकदम से कि एक्सप्लोसिव के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब विस्फोट के चांस रहते हैं। तो इस मेथड से हम फ्लोरोबेंजीन को नहीं बना सकते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया अच्छे से? तो हम किस मेथड से फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं वो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। ओके, एक नेम रिएक्शंस है, उसको बोलते हैं बाल्स-सिचमान रिएक्शन। देखो बेटा, नेक्स्ट लिखोगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। जिस साइंटिस्ट ने बेटा बनाया था उसी के नाम के अकॉर्डिंग जो है नाम रख दिया गया पूरे रिएक्शन का। बोलते हैं क्या? बाल्स सिचमान रिएक्शन। क्या बोलोगे बेटा? बाल्स सिचमान रिएक्शन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है। ये किसके लिए हुआ? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। देखो इसमें लिखो इन दिस रिएक्शन, in this reaction फ्लोरोबेंजीन is obtained by diazonium salt, by diazonium salt react with fluoroboric acid, ये फ्लोरोबोरिक एसिड क्या होता है? HF नहीं, HBF4 को फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, HBF4 which on HBF4 यानी बोरिक एसिड HBF4 बोलते हैं। टू फॉर्म डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, टू फॉर्म डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट which on heating to give फ्लोरोबेंजीन। बाल्स-सिचमान रिएक्शन में क्या होगा बेटा कि इसमें क्या होगा कि आप डायरेक्ट मैंने बताया थी कि आप सैंडमैन रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हो, सिचमान रिएक्शन से बना सकते हो। तो सिचमान रिएक्शन में क्या होगा बेटा
इसमें क्या होगा कि आपको डाइजोनियम फ्लोराइड तो बनाना है, ठीक है ना, डाइजोनियम सॉल्ट तो बनाना है, लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोबोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोबोरिक एसिड के साथ जो है जब रिएक्ट करेगा तो डाइजोनियम बोरिक एसिड, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा। अब डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जो बनेगा उसको हीट करने पे फ्लोरोबेंजीन बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो आपको तो रिएक्शन में क्या करना है, डाइजोनियम सॉल्ट तो बनाना ही बनाना है बेटा, लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद आपको डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करानी है, बता दो बेटा। आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनाने से, डाइजोनियम सॉल्ट बनाओगे कैसे, एनिलीन से बनाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HX, ओके। 0 to 5 टेम्परेचर क्या करोगे, मेंटेन करोगे, बन गया, मेंटेन हो गया, N2X बन गया। यहाँ पे X तो आप लोग जानते ही हो, X क्या क्या हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना है बेटा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो है क्या करेगा बता दो। ये जो है HbF4 से रिएक्ट करेगा, HbF4 से रिएक्ट करेगा, तो ये आपको पता है ये क्या होता है, माइनस, ये होता है प्लस, ठीक है ना, सॉल्ट सॉल्ट है ना ये। इसमें से जो है ये H जो है ये बन जाएगा क्या, ये जो H है बेटा, ये वाला H प्लस होगा ना, H प्लस रिलीज कर, क्योंकि एसिड है, ये X को लेके निकल जाएगा, ये जुड़ जाएगा फिर से, इसको बोलेंगे N2BF4 माइनस ये प्लस, ओके। और ये HX अलग हो गया, ये बोलते हैं इसको डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बोलेंगे। अब इसको आप क्या कर दो, अब इसको आप हीट कर दो, अब इसको हीट कर सकते हो। अब इसको हीट करोगे तो क्या क्या बनेगा बेटा, N2BF4 को हीट जब करोगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोरो प्लस N2 प्लस BF3, ये सारी प्रोडक्ट बनेगी। N2 तो आप लोग जानते हो गैस होता है, तो ये फ्लोरोबेंजीन आप बार-सिचमान रिएक्शन से बना सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो इनके सबके मैकेनिज्म और बहुत सारी चीजें लिख लो, इसके मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज के मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट आ रहा बेटा तो मैं फोटो भेज दूंगा, वो बोल सकता है कि सर इसके मैकेनिज्म मुझे चाहिए, तो आप इसके मैकेनिज्म को चाहिए तो बेटा मैं तुमको जो है इसके मैकेनिज्म बना के भेज दूंगा, ठीक है, बात समझ आ गई, ओके। तो ये थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोरिन्स, ओके बेटा। अब हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन्स। तो बेटा हम लोगों ने जो है प्रिपरेशन सीख लिया है, कैसे कैसे हम हेलोरिन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो एंड फ्लोरो कैसे बना सकते हैं बेटा, वो हमने इजीली सीख लिया है। अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन्स। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन्स। जैसे उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता था बेटा, वैसे इसमें भी है, बताओ कौन कौन सी, बताओ। सब्स्टिट्यूशन, पहली रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेटा दो होती हैं, कौन कौन सी, पहली ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी कौन सी होती है बेटा, दूसरी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन। ओके, और सेकेंड कौन सी होती है बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या एलिमिनेशन रिएक्शन ये हैलोरिन्स देंगी बेटा? नहीं देंगी, क्योंकि आपको पता है कि अनसैचुरेटेड का मतलब कंपाउंड बनता है जो कि पहले ही, भाई हेलो तो हैलोरिन्स मतलब क्या होता है? वो तो पहले ही अनसैचुरेटेड में है ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देती हैं, यानी कि सेकेंड वाली रिएक्शन नहीं होगी। एंड थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स कौन से हैं बेटा? जैसे सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, चलो अब हम सीखने जा रहे हैं कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली है कौन सी? सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन रिएक्शन। पहली का ए है कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे एक आंसर के रूप में क्या लिखोगे? हैलोरिन्स हैलोरिन्स do not gives nucleophilic substitution nucleophilic substitution reaction at normal condition। ठीक है ना, ये नॉर्मल कंडीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती हैं। कौन? हैलोरिन्स। क्यों नहीं देती हैं वो अब हम जानते हैं बेटा। क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि व्हाई हैलोरिन्स इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्या? हेलो एल्केन्स। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, वो जिससे आपके बोर्ड में आपके आते हैं कि वाई हेलो एरीन्स आर लेस reactive as compared to haloalkanes। और बेटा ये भी कह सकते हैं कि why haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ क्यों होते हैं लेस रिएक्टिव, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है ना, तो इसके लिखोगे बेटा, आंसर में लिखोगे there are 5 reasons for haloarenes
contribution at normal condition। पहला है बेटा ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। देखो क्या होता है, आपको पता है कि जो है एल्केन्स होती हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, उसमें जो है हेलो एल्केन्स में क्या होता है बेटा, जैसे आपको ये दे दिया गया है, ये कार्बन है जैसे, ठीक है बेटा, ये आपको Cl दे दिया है, ये बैलेंस ये बैलेंस, तो यहाँ पे कोई नो रेजोनेंस तो होता नहीं बेटा। होता क्या रेजोनेंस? नहीं होता। बट अगर अब हम किसकी बात करें, हेलो एरेन्स की बात करें, हेलो एरेन्स मतलब हाइड्रोजन कनेक्ट विद द बेंजीन रिंग, हाइड्रोजन एटम्स कनेक्ट विद द बेंजीन रिंग, ठीक है बेटा, ऐसे कनेक्ट है। अब आपको पता है कि इसमें क्या है, रेजोनेंस है। क्या है बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस है मतलब आपके इतने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। और रेजोनेंस किस तरीके से है, देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एरेन्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एरेन्स, देखो बेटा क्या होगा, x 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा, कुछ ऐसे ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड इसमें है ना बेटा, ऐसे ये कनेक्ट ऐसे हो जाएगा, तो कुछ ऐसे बनेगा। क्या ये तो सब लोग आप लोग जानते हो, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ इसको। ये प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये तो डबल बॉन्ड है ही, ठीक है। तो ये क्या होगा, बोलो, ये ऐसे टूट जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव निगेटिव के बीच बॉन्ड बन जाएगा, कुछ ऐसा। ये राम बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, ठीक है बेटा, और ये ऐसे। अब फिर क्या होगा, फिर ऐसे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ना लिखो चाहो तो, ये क्रिएट हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या करोगे, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये तो सब लोग जानते ही होंगे। ये ऐसे क्रिएट हुआ और ये पॉजिटिव निगेटिव के बीच बॉन्ड बन गया, यहाँ निगेटिव फिर आ गया बेटा। यहाँ पे देखो, अब फिर क्या होगा, बोलो, ये फिर क्या होगा, ये बॉन्ड ये बनाएगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो इसकी वजह से फिर ये आ जाएगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ये बन गया। तो अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या देख रहे हो आप कि पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और एक्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं यहाँ पे, ये, तो यहाँ पे तो क्या आ गया बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया ना। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से यहाँ पे इसको Cl को जा पाना, Cl को छोड़ पाना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू हेलोएल्केन्स। अब डबल बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है, बट यहाँ पे पार्शियल मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पार्शियली आ गया है, तो उसको वहां पे एक्स को रिप्लेस हो पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा एज ए नॉर्मल कंडीशन। बट हम क्या करेंगे, कुछ तो जो है एबनॉर्मल कंडीशन अपनाएंगे जहाँ जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो पहला कारण क्या लिया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। दूसरा कारण होगा, दूसरा कारण होगा बेटा दूसरा कारण होगा
पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया। दूसरा कारण होगा हाइब्रिडाइजेशन एट कार्बन। कार्बन एटम, कार्बन एटम की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन एटम पे थोड़ा सा जो है पोलैरिटी चेंज, थोड़ा सा मतलब कैरेक्टर चेंज होगा। वो देखो किस तरीके से होगा। देखो बेटा, जैसे हम ये बेंजीन रिंग लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बेंजीन रिंग लिख रहे हैं और ये ऐसे मैंने लिख दिया इसको बेटा x, और यहाँ पे कोई हमने लिख दिया Cl, ठीक है, ये मान लो ये ऐसे। तो आपको पता है ये यहाँ पे इस वाले कार्बन पे जो है, इस वाले कार्बन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, वो sp2 है ना। इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन इस पे बेटा बोलो, यहाँ पे है sp3। तो इसमें x करेक्टर की बात अगर करें तो इसमें s करेक्टर, परसेंट s करेक्टर कितना है बेटा, इसमें है sp2 है ना, तो 33.33 और इसमें 25% ही है बेटा s करेक्टर। तो s करेक्टर इसमें ज्यादा होने की वजह से ये जो है, ये वाला कार्बन क्या होगा बेटा, ये जो कार्बन है इसमें क्या होगा, s करेक्टर मतलब न्यूक्लियस के पास ज्यादा रहेगा। और न्यूक्लियस के पास मतलब क्या, न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब आप तुम देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचता रहता है। तो अपनी तरफ जब खींचेगा बेटा, तो x को जा पाना क्या होगा, मुश्किल होगा कि नहीं होगा बताओ। इसीलिए x नहीं जा पाता, क्योंकि s करेक्टर ज्यादा है, तो इसके पास अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगी। मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp में ज्यादा होती है देन sp2 देन sp3 कार्बन। ओके, जो कार्बन के केस में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो किसका होता है, s की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी ज्यादा, तो ये क्या करेगा, खींचेगा इस तरफ अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉनों को। तो इसको x को जा पाना क्या होगा बेटा, मुश्किल होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी क्या हो रहा है, बोलो बेटा, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने में परेशानी हो रही है। ठीक है बेटा, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन की वजह से एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। दूसरा कारण है पोलैरिटी, ठीक है ना, पोलैरिटी इन बॉन्डिंग। दूसरा कारण है क्या बेटा, पोलैरिटी। तीसरा कारण है तो, हाँ बेटा, पोलैरिटी इन बॉन्ड। पोलैरिटी इन बॉन्ड, पोलैरिटी मतलब क्या होगा, देखो बेटा, ऐसे ये x है और ये आपने लिख दिया। अब आपको पता है कि रेजोनेंस की वजह से क्या होगा बेटा बोलो, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम हो गई कि नहीं हो गई बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉन की क्षमता कम हो गई। तो क्या होगा बेटा, इसमें पोलैरिटी क्या होगी, लेस पोलर होंगे, ये लेस पोलर होंगे, और ये जबकि क्या होगा, ये तो मोर पोलर हो जाएंगे ना बेटा बोलो, ये होंगे मोर पोलर। तो पोलर की वजह से भी क्या आ रही, पोलरिटी की वजह से भी क्या आ रहा बेटा, ये लेस पोलर हो गया, मोर पोलर। तो ये पोलरिटी की वजह से यहाँ पे जा पाना इसको आसानी रहेगी, जितना जल्दी जाएगा पोलरिटी आएगी उतनी जल्दी ये जाएगा। ठीक है ना, तो पोलरिटी का भी एक कारण होगा। लेस पोलर मतलब क्या, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो इसलिए लेस पोलर है। अब ये क्या, इसको जा पाना, पोलरिटी मतलब क्या, यहाँ पे कम चार्ज क्रिएट होगा, तो कम चार्ज क्रिएट होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का आ पाना क्या होगा बेटा, यहाँ पे मान लो कि प्लस छोटा सा चार्ज क्रिएट हो रहा, तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा क्या, पा नहीं आ पा रहा। ठीक है ना, आ पा रहा क्या, नहीं आ पा रहा। तो आपको ये समझना है बेटा कि यहाँ पे इसलिए क्योंकि पोलरिटी, पोलर कम कार्बन पोलर है, तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे आ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है ना,
यहाँ क्योंकि यहाँ पे पोलरिटी है ही नहीं, मतलब कार्बन इतना पोलर है ही नहीं ज्यादा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ नहीं पाएगा। जबकि यहाँ पे कार्बन पोलर है तो इजीली क्या होगा बेटा, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल इजीली क्या कर देगा, अटैक कर देगा। बात समझ रहे हो, इजीली अटैक करेगा, यहाँ पे हार्डली करेगा, मतलब थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। ओके बेटा। एंड थर्ड कारण, फोर्थ कारण है रिपल्सिव इंटरेक्शन। रिपल्सिव इंटरेक्शन, रिपल्सिव इंटरेक्शन मतलब क्या है, जैसे आपने क्या लिया बेटा, देखो ये Cl है, Cl है वो भी डबल बॉन्डेड है। ओके बेटा, Cl है डबल बॉन्डेड है, मतलब इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। अब तुम सोचो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने हैं, 3 है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, वो भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिया आता है ना बेटा, बोलो। तो अब इस पे जो है रिपल्सन लगेगा, नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन लगेगा। तो रिपल्सन लगेगा तो क्या होगा बेटा, बोलो। तो क्या न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पे अटैक कर पाएगा कि नॉर्मल कंडीशन पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भाई आने ही नहीं देगा इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, क्योंकि इस पे प्लेनर स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ज्यादा है। तो क्या होगा, कहीं से भी, क्योंकि प्लेनर मतलब क्या है, दो ही डायरेक्शन है, ऊपर नीचे। बात समझ रहे हो, तो दोनों डायरेक्शन से, ऊपर से है चाहे नीचे से है बेटा, तो क्या होगा, बोलो। तो क्या होगा ये, तो इसलिए क्या होगा, ये जो है रिपल्सन, ये रिपल करेंगे इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियोफाइल को, तो ये आ नहीं पाएगा। बात समझ गए। और फोर्थ कारण है क्या बेटा, इनएबिलिटी, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन, इनस्टेबिलिटी। फिफ्थ कारण है बेटा, इनस्टेबिलिटी ऑफ ऑफ फिनाइल केटायन। इनस्टेबिलिटी मतलब क्या, जैसे आपने देखा था कि बेंजीन रिंग है बेटा, ओके, ये Cl या X लगा हुआ है, X जहाँ पे आप तो जानती हैं Cl और Br ही है, ठीक है ना। और R यहाँ पे क्या है, एल्काइल हैलाइड है, X H और X, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये चला गया बेटा, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा फिनाइल कार्बोकटायन। फिनाइल कार्बोकटायन इज ए हाईली अनस्टेबल कार्बोकटायन। ये बनता ही नहीं, मतलब बनता बहुत ही हाईली अनस्टेबल होगा। ये बनेगा नहीं तो स्टेबल ही होगा, तो ये छोड़ेगा ही नहीं इसको। छोड़ेगा क्या, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है ना बेटा, छोड़ना चाहेगा नहीं, जबकि यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाती है एल्काइल ग्रुप से। ओके बेटा, बात समझ। तो ये 5 कारण थे जिसकी वजह से आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो कि भाई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ए नॉर्मल कंडीशन पे क्यों नहीं देते हैं, ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं एज कंपेयर टू क्या बेटा, हेलो एल्केन्स, या इसको इस तरीके से बोलते हैं, हेलो एल्केन्स इज व्हाई हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हेलो एरीन्स। क्यों, ये सारे रीजन आपको समझ में आ गए बेटा, ये क्यों ये मतलब ज्यादा स्टेबल क्यों होते, तो सबका कारण रेजोनेंस ही है। रेजोनेंस की वजह से ये सबसे सारी चीजें आ गई हैं। बात समझ रहे हो। तो वैसे तो मैंने 5 कारण लिखवा दिया बेटा कि व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये क्यों नहीं देती, तो आप बता सकते हो ये रिएक्टिव क्यों कम होती हैं, ये ज्यादा स्टेबल क्यों होती हैं एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। ये 5 कारण से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को इजीली समझ सकते हो। ओके बेटा, ओके, बात समझ रहे हो। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि भाई 5 कारण तो हो सकते हैं, लेकिन अब हम जुगाड़ तो करेंगे ना भाई, हम न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन तो कराएंगे। तो कराओगे तो फिर कैसी कंडीशन होगी वो देख लो बेटा। देखो, जैसे मान लो कोई हैलोजन दे रखा है, ठीक है ना, जैसे हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, जैसे क्लोरोबेंजीन है बेटा, ठीक है ना, हमको बनाना है फिनॉल। फिनॉल OH, यहाँ पे इसको H रिप्लेस होकर ये OH आना चाहिए, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से बनता है वो पहले देख लो। ये बन जाता है ऐसे, ये Cl होगा बेटा,
और ये NaOH होगा, और ये NaOH पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा बेटा, ONa, इसको बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, फिर इसका कोई एसिड के साथ ट्रीटमेंट होता है, इसको एसिड, क्योंकि यहाँ पे H लाना है ना बेटा, तो इसको सोडियम को हटाना है, तो कोई एसिड के साथ इसको क्या करते हैं बेटा, मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे इजिली बन जाता है फिनॉल, ठीक है। मैंने ये रिएक्शन करवा दी, ऊपर से मैं ये भी बोल रहा था भाई ये नॉर्मल सिचुएशन कंडीशन पे नहीं होती है, बात समझ रहे हो ना, नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं होती, लेकिन मैंने करवा दी और रीजन वे नहीं बताया। अब हम बताते हैं कि रीजन क्या है, किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो जब हम किया बेटा, जब जब जो है साइंटिस्टों ने किया, तो क्या देखा कि जब हम फिनॉल बनाने के लिए हेलोबेंजीन को लेते हैं, जैसे आपने क्या लिया, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये पॉइंट नंबर 3 आ रहा, ठीक है ना। क्या करते हैं बेटा, देखो NaOH तो लेते हैं, ओके, कैसा लेंगे, एक्वस लेंगे NaOH, ठीक है, पहला रिएजेंट लेंगे, और दूसरा रिएजेंट तो हमने एसिडिक मीडियम वही बता ही दिया, लेकिन टेम्परेचर भी लेते हैं बेटा, टेम्परेचर क्या लेते हैं, 663 केल्विन, मतलब 663 केल्विन लेते हैं, इतना ड्रास्टिक टेम्परेचर है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है बेटा, तब ये क्या बनता है, तब ये फिनॉल बनता है। बात समझ आई। अगर ये दोनों रीजन दे रखे हैं तब आप फिनॉल बनाओगे, अगर ये इस तरीके से देखा तो फिनॉक्साइड आयन जरूर बीच में बनता है, फिर अगर ऐसे देख रखा तो आपको प्रोडक्ट बनाना फिनॉल तब, लेकिन दोनों लगातार आपको NH भी दे रखा और H+ भी दे रखा, तो आप क्या बनाओगे, डायरेक्ट फिनॉल बना दोगे। तब देखा क्या बेटा कि भाई टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्या हुआ कि इसमें कुछ चेंज करके उस साइंटिस्टों ने देखा बेटा, क्या चेंज देखा कि अगर हम इस बेंजीन रिंग में कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या लगा, मतलब कोई -M इफेक्ट वाले ग्रुप लगा दे, जैसे -M इफेक्ट इफ वी कनेक्टेड, ये 4th पॉइंट है, इफ वी कनेक्टेड -M इफेक्ट, -M इफेक्ट तो जानते ही होंगे, -M इफेक्ट ग्रुप जैसे क्या क्या हो सकते हैं बेटा, NO2, CN, CHO, COOH, ये अगर लगा दोगे तो द रिएक्शन विल चेंज, रिएक्शन विल चेंज। ऐसा क्यों हो रहा है अभी बताएंगे। देखो देखो क्या किया, ये तो 663 डिग्री पे हुई, अगर हम क्या करें बेटा, इसी पॉइंट में अगर उन्होंने क्या देखा बेटा, अगर हम क्या करें इसी में X के साथ अगर हम क्या करें NaOH, X तो जानते ही छोड़ के जाने वाली था ये एक्वस लेंगे और दूसरा एसिड लेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर, अब यहाँ पे मैंने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, सॉरी यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, यहाँ पे नाइट्रो यहाँ पे लगा दिया पैरा पे, तो ये टेम्परेचर आ गया बेटा 443 केल्विन, ये रिएक्शन हो गई, ये फिनॉल बन गया बेटा, बट यहाँ पे नाइट्रो रहेगा, नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये बन गया। और फिर क्या हुआ, 6th कंडीशन देखो बेटा, ये हो गई तुम्हारी 5th, ये हो गई 6th कंडीशन पे देखा कि और अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो यहाँ पे जैसे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, हम मेटा पोजीशन पे लगा देते हैं तो और ज्यादा कम हो जाता है बेटा, NaOH तो रहेगा ही रहेगा, H+ तो रहेगा ही रहेगा, ये टेम्परेचर हो जाता है 368 केल्विन, ठीक है ना। यहाँ पे अगर नाइट्रो दोनों पे लगे होंगे, ये NO2 यहाँ भी लगा हो और NO2 यहाँ भी लगा हो, तो ये फिनॉल बन जाएगा।
तो यहाँ पे 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल बन गया। ठीक है बेटा, लेकिन 7 कंडीशन पे हमने देखा कि अगर हम सारी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन को हम नाइट्रो ग्रुप से कर दें तो आप वाटर के साथ बस गर्म कर दो, बन जाएगा फिनॉल बेटा। कि ये हेलो लगा हुआ है बेटा, हेलोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने नाइट्रो भी लगा दिया, यहाँ भी नाइट्रो लगा दिया और यहाँ भी नाइट्रो लगा दिया। तो अगर आप इसको वाटर के साथ केवल वार्म कर दो बेटा, वार्म मतलब गर्म कर दो, आपको न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो इसमें लेने की जरूरत है, बस आप वाटर लो और वार्म कर दो, सिंपल सा बन जाएगा क्या बेटा, फिनॉल बन जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा ट्राई 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसको बोलते हैं TNP। ये बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। इसके लिए जैसे ब्लास्ट जो करना होगा बेटा, यही TNP यूज करते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये था रिएक्शन जो हमने देखा भाई कि अगर -m इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ते चले जा रहे हैं तो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा, बस थोड़ी सी वाटर ले लो, थोड़ा सा हीट कर दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जा रहा। तो ऐसा क्या हो रहा है हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। ओके बेटा, और सारी मैकेनिज्म मैंने जो पढ़ा रखी है वो एक कॉपी में आप लिख सकते हैं, हर चीज की मैकेनिज्म लिखो आप, भले बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप समझो, सीखो। ओके बेटा, एक बार अगर मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई तो देखो क्या होता है। देखो बेटा, अब हमने एक कारण लिखा था क्या, कि मैंने ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो है, और एक होती है मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा, क्योंकि मैंने मेटा वाले कंपाउंड में इफेक्ट शो करता है। अगर आप मेटा ऑर्थो और पैरा पोजीशन देखोगे तो रिएक्शन पे प्रभाव पड़ता है कुछ, लेकिन आप मेटा पे पोजीशन पे अगर देख रहे हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अगर जैसे मैंने ये लिख दिया बेटा, यहाँ पे जैसे मैंने लिया एक एग्जांपल, ये लिया Cl और यहाँ पे मैंने NO2 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने NO2 लिख दिया है और यहाँ पे Cl लिया और यहाँ पे मैंने NO2 लिखा है। दोनों को हीट करोगे बेटा NaOH के साथ तो ये होगा 4 केल्विन और ये उतना ही रहेगा बेटा। NaOH ये रहेगा 663 केल्विन ही। तो मेटा पोजीशन पे क्यों प्रभाव नहीं पड़ रहा बेटा, मेटा पोजीशन पे क्यों प्रभाव नहीं पड़ रहा बता दो। नो इफेक्ट, वो वही बनेगा बेटा, फिनॉल ही बनेगा। आपने जो मेटा पोजीशन लिया वो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो टेम्परेचर उतना ही लगा जितना लगना चाहिए था, जबकि इसमें कम हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, वो रीजन आपको मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, वो आप आसानी से सीखिए मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है ना, तो ऐसा क्या हुआ, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है रिएक्शन का, जबकि ऑर्थो और पैरा पे हो रहा है। तो मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे बेटा। देखो मैकेनिज्म देखो क्या होगी बेटा, मान लो ये आपने बेंजीन रिंग ले ली, ठीक है, ये Cl ले लिया, ठीक है, ओके बेटा, और यहाँ पे कोई मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया NO2 ग्रुप। ओके, ये तो आपको पता है कि ये क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपको यहीं पे जोड़ना है बेटा। पास है, न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस आपको यहीं पे जोड़ना है ना। तो जोड़ने के लिए ऐसा क्या हुआ, ये क्या ऐसा कर रहा है NO2 कि ये इजीली यहाँ पे आ जा रही है नॉर्मल सिचुएशन कंडीशन पे। ओके, तो देखो इसको कराओ, चलो देखो कैसे होता है। जब ये अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये NO2 और ये कुछ ऐसे, ये Cl है, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा और ये Cl आएगा कुछ ऐसा। अब ये देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बना रहा है, देखो 1 2 3 4 5। तो ये क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा इस वाले कार्बन की तरफ। बोलो, जैसे वाले कार्बन की तरफ तोड़ेगा तो क्या होगा बेटा, बोलो तब क्या होगा, बता दो मुझे। तब ये होगा, ये तो कार्बन, ये कार्बन क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो गया, ये तो 4 बॉन्ड बन गए। बट यहाँ पे ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया ना। और आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख रहे हो, बोलो ये बॉन्ड बना दो कैसे। तो अब देखो यहाँ पे तो रेजोनेंस हो गया बेटा, क्या है, डबल डबल सिंगल एनायन है कि नहीं। तो ये क्या होगा, ये ऐसे टूटेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं। ये देखो ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे इस वाले का, इस नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, इन माइनस प्लस के बीच बॉन्ड बन गया बेटा। बॉन्ड कैसा बना वो देखो, ये तब भी ये जो डबल बॉन्ड बन गया बेटा, जब देखो ये डबल बॉन्ड बना क्योंकि इसने 1 2 3 1 2 3 बॉन्ड बना लिए, ठीक है बेटा। ये माइनस चार्ज आ गया, ये और ये Cl है, ये नहीं, ये है बेटा न्यूक्लियोफाइल और ये है Cl। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये फिर मिल रहा रेजोनेंस, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये फिर रिटर्न होगा वापस, ये फिर रिटर्न होगा ऐसे, ये फिर आ जाएगा क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बना सकते हो या इधर ऐसे बना सकते हो यहाँ पे। थोड़ा सा धीरे धीरे समझिए हर एक चीज को। ये न्यूक्लियोफाइल, ये Cl, ये फिर से क्या हो गया बेटा, ये डबल बॉन्ड फिर से NO2 बन जाएगा ऐसे, और ये माइनस चार्ज आ गया और ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब ये फिर क्या होगा, ये बेटा टूटेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस, प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बन गया, फिर आगे बढ़ा दो, इनके बीच बॉन्ड बन गया क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आ गया। और ये तो आपको पता ही है NO2 है, और ये तो आपको पता ही है न्यूक्लियोफाइल और Cl है, ठीक है। ये बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड क्या होगा बेटा, आगे की तरफ टूटेगा तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये प्लस यहाँ, प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बन गया। ओके बेटा, बोलो बताओ यार, बता दो। हाँ तो क्या होगा यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ बताओ क्या बनेगा। यहाँ पे बन गया ये बन गया और ये बॉन्ड बन गया और निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया बेटा, और ये ऐसे बन गया, ठीक है। बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट अभी तक? अभी तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा Cl वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव निगेटिव के बीच बॉन्ड बन गया,
क्या बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, Cl निकल गया बेटा यहाँ से, और ये डबल बॉन्ड बन गया कुछ ऐसे। ठीक है, ये रिएक्शन कंडीशन थी। आपने जब NO2 लगाया तो देखो रिएक्शन हुई, क्यों हुई, किस तरीके से वो समझने की कोशिश करो। रिएक्शन हुई गई ना बेटा, क्यों हुई देखो। अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे लगा रहे हो तो ये जो यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा था, ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, उस निगेटिव चार्ज को इस नाइट्रो ने खींच लिया। देखो खींचा कि नहीं खींचा, अपने रेजोनेंस में उसने खींच लिया। ओके, ये देखो खींचा कि नहीं बेटा, यहाँ से इसने NO2 ने डबल बॉन्ड के रेजोनेंस के थ्रू इसको खींच लिया। यहाँ देखो ये निगेटिव जो आया था, ये पाई बॉन्ड के रूप में यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ, इसको इसने खींच लिया, इस नेगेटिव को खींच लिया रेजोनेंस के थ्रू। तो फिर उसने क्या किया, फिर रिटर्न कर दिया, फिर रेजोनेंस में चला गया। तो NO2 क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है इस वाले इलेक्ट्रॉन को, जो आप क्या कर रहे थे, इसको डोनेट कर रहे थे एक कार्बन को। क्योंकि कार्बन पे जितना निगेटिव चार्ज आएगा बेटा, उतना न्यूक्लियस को आप आना दिक्कत होगी, है कि नहीं, उतना इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे आ पाने में परेशानी होगी। जितना ज्यादा यहाँ पे कोई विथड्रॉ M ग्रुप लगेंगे, उतना चार्ज माइनस चार्ज कम होता जाएगा, उतना क्या हो जाएगा, इजीली न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, उतने अच्छे से वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस पर। ठीक है, तो ये था ऑर्थो पोजीशन पे। पहला पोजीशन वाला तुम बनाओगे, मेटा वाला मैं बता रहा हूँ कि मेटा पोजीशन पे अगर अटैक कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, मेटा पोजीशन पे जब हम देखते हैं तो क्यों इफेक्ट नहीं होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ मेटा पोजीशन पे। ठीक है ना, तो ये देखो बेटा, कोई हाइड्रोजन ग्रुप ले लो आप, यहाँ Cl है, यहाँ नाइट्रोजन, यही मेटा पोजीशन है बेटा, ये डबल बॉन्ड नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करो रेजोनेंस। यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल आप अटैक कराओगे यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे O। ओके बेटा, अब देखो ये वाला कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रहा है ना, इसको तोड़ो, यहाँ तोड़ दो ऐसे। यहाँ पे जब तोड़ोगे तो देखो, यहाँ पे तोड़ो तो क्या बन रहा है, ये आ रहा Cl, ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा बेटा, और यहाँ पे नाइट्रोजन तो लगा ही है ये। अब इस नेगेटिव चार्ज में देखो रेजोनेंस में है क्या, डबल ये माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये जो है इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, इस वाले डबल बॉन्ड के साथ। तो समझ रहे हो बेटा, तो ये क्या कर जाएगा, इससे इस वाले ग्रुप से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ये फिर से इसमें चला जाएगा, इस रिंग के साथ रेजोनेंस कर लेगा, इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। मतलब कि मेटा पोजीशन पे जो है माइनस चार्ज, नाइट्रो ग्रुप माइनस चार्ज को स्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। अगर आप कोई माइनस M इफेक्ट कोई मेटा पोजीशन पे लगाओगे तो बात समझ आई, क्योंकि वो उस माइनस चार्ज को खींच ही नहीं पा रहा, वो माइनस चार्ज केवल रिंग में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बात समझ गए, तो आपको क्या करना है बेटा, कन्वर्जेंस करने हैं, NCERT करनी है, और पैरा पोजीशन का वीडियो बना के वो तो उसको, हाँ उसका जो मैकेनिज्म लिख के मेरे पास भेजना है कि पैरा पोजीशन पे अगर लगा दोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। या तीनों ऑर्थो, पैरा, आर्थो, मेटा, पैरा, आपको सारी चीजें बतानी, देखो क्या क्या बताना है आपको। ये चीजें बतानी है कि अगर Cl यहाँ पे है, NO2 यहाँ है बेटा, और यहाँ पे है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, ये वाला आपको बताना है, और ये दोनों में आपको बता देना है कि कैसे प्रभाव पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। न्यूक्लियोफिल अगर अटैक करोगे और माइनस इफेक्ट जोड़ दोगे तो रेजोनेंस के थ्रू आपको समझा के मेरे पास फोटो भेजनी है। ओके बेटा, थैंक यू।